हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 16 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक नंबर 10 राष्ट्रपति और उसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से, या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। और भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? तो इसका राइट आंसर है राज्य का प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का एक वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, ये एक आवश्यक योग्यता है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यह भी एक आवश्यक योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, यह भी एक आवश्यक योग्यता है। वह संसद की किसी सदन का सदस्य हो, यह एक आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70, 75 या कोई आयु सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, इसके बाद वह भारत का राष्ट्रपति बन सके। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति चाहे तो कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूएसए में ऐसा प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, या उच्चतम न्यायालय को? तो उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के, संसद के, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 71, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 हफ्ते। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद के ऊपर बना रहता है। उसके बाद अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। अनुच्छेद 57 में है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि एक ही व्यक्ति चाहे कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। उन्हें निर्वाचित होने की। और उसके बाद अनुच्छेद 58 में है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इन कानून संविधान के अनुच्छेद 58 में है, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो चुनाव के समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या संसद के सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। ऑप्शन नंबर बी है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन सी है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में ही आता है, लेकिन इसमें कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं आता, तो यह कथन यहाँ पर गलत है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से।
राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन या उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और जिस सदन ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है उसके 1/4 सदस्य यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार है, जिस भी सदन ने महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। और यदि दूसरा सदन भी इसको अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसी दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर। तो इसका राइट आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भी हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा न्यायिक पुनरावलोकन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये सभी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किए हैं। उसके बाद है पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना जिनका संबंध कला, विज्ञान आदि क्षेत्र से है, वो प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उसके बाद है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपने चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व किए गए कर्तव्यों की संवैधानिकता क्या होगी? वह
अविधि मान्य होंगे, ये कर्तव्य विधि मान्य होंगे, उन कर्तव्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे कर्तव्य विधि मान्य होंगे। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपी की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं कि संसद स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। या ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ने की संसद अभियोग लगाने वाली होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने में असंभव बना सकता है। बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।